गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 10th के स्टूडेंट से एक बात मैं कह रहा हूँ कि सैटरडे के शाम को जब आपका क्वेश्चन आवर था तो उसमें कुछ बच्चों ने हमसे ये कहा कि अपीयरेंट डेप्थ और थियरी ऑफ रिवर्सिबिलिटी सर एक बार और बता दीजिए। तो एक काम करो कि जो अपीयरेंट डेप्थ हम जिस वीडियो में पढ़ाए थे और थियरी ऑफ रिवर्सिबिलिटी जिसमें पढ़ाए थे, हमको लग रहा है कि वो वीडियो आप देखे नहीं थे, तो एक बार वे बच्चे एक बार फिर देख लें उसको। नहीं है यदि आपके पास तो हम भेज देंगे। उसके बाद यदि समझ में नहीं आएगा तो हम कल वाले वीडियो में आप बताएंगे तो हम आपको वो दोनों हेडिंग फिर समझा देंगे आपको, ठीक है ना। तो जो बच्चे एक दो बच्चों ने हमसे पूछा था थियरी ऑफ रिवर्सिबिलिटी और अपीयरेंट डेप्थ, तो हमें लग रहा है कि आप लोग वो वाला वीडियो नहीं देखे थे। तो यदि आप लोगों के पास हो तो दोबारा रिपीट कर लीजिए, और यदि हो सकता है आपके पास ना हो तो हमको बताइए, हम एक बार भेज देंगे, देख लेना, फिर बताना हमको। तो नहीं होगा तो कल के वीडियो में उसको रिवाइज कर देंगे। आज आपको हम लाइट में हमने आपको जो लाइट का सिलेबस है उसको हमने कई छोटे छोटे टॉपिक्स में बांट दिए थे। जैसे हमने शुरू में ही बताया था कि आपके चैप्टर, आपके बुक में तो एक लाइट चैप्टर है, उसी में सब कुछ दिया है। हमने स्टडी को इजी बनाने के लिए उस पूरे लाइट के यूनिट को तमाम छोटे छोटे टॉपिक्स या चैप्टर्स कह लो, उसमें हमने बांट दिया था। जिसमें पहला चैप्टर था एन इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट, उसको पढ़ा दिया। दूसरा चैप्टर था रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस, उसको पढ़ा दिया। तीसरा चैप्टर था लेंस थियरी, उसको पढ़ा दिया। अब उसमें चौथा चैप्टर या टॉपिक हेडिंग डाल लीजिए प्रिज्म थियरी, या प्रिज्म केवल हेडिंग डाल लीजिए, ठीक है, केवल प्रिज्म हेडिंग डाल लीजिए। तो ये हो गया आपका चैप्टर नंबर 4 प्रिज्म, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले हम लोग समझें कि प्रिज्म है क्या। तो पहली हेडिंग भी डाल लीजिए प्रिज्म। वैसे आपका जो बुक है, जो हाई स्कूल लेवल की बुक है, उसमें जो डेफिनेशन दिया है वो भी सही है, लेकिन एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन हम लिखा दे रहे हैं, इसी को आप याद कर लीजिए। हमेशा आपको इसके हमेशा के लिए ये डेफिनेशन आप यूज कर सकते हो। यदि आपसे पूछा जाए कि प्रिज्म क्या है, तो सिंपल डेफिनेशन बता दीजिए कि किसी ट्रांसपेरेंट और होमोजीनियस मटेरियल का वह पीस जो n सरफेसेस से बाउंड हो, चाहे जितने सरफेसेस से बाउंड हो, 10, 20, 50, 100, कोई बाउंड लिमिट नहीं है। तो किसी ट्रांसपेरेंट और होमोजीनियस मटेरियल का वह पीस जो n सरफेसेस से बाउंड हो, और वो सरफेस जिस पर लाइट इंसिडेंट हो रही हो, और वो सरफेस जिससे लाइट इमर्ज हो रही हो, वो दोनों प्लेन और नॉन पैरेलल होने चाहिए। यह कंडीशन यदि कहीं भी फॉलो हो रहा है तो आप उसे प्रिज्म कह सकते हो। अब एक बार जरा इसको पहले डेफिनेशन लिख लीजिए, अरे पहले फिगर से समझ लीजिए, फिर एक बार डेफिनेशन रिपीट करा दूंगा। ठीक है ना। तो इसको पहले हम फिगर के माध्यम से आपको समझाते हैं, और इसके बाद आप उसको एक बार डेफिनेशन और रिपीट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हमने बताया कि कोई भी मटेरियल जो ट्रांसपेरेंट हो और होमोजीनियस हो, जैसे ग्लास, वाटर, एयर, कोई भी मटेरियल, जरूरी नहीं है कि प्रिज्म ग्लास का ही हो, ये दिमाग में मत रखना। आवश्यक नहीं है कि प्रिज्म ग्लास का ही हो। हाँ, ये अलग बात है कि हम लोग लैब में ग्लास प्रिज्म यूज करते हैं, ठीक है, लेकिन प्रिज्म ग्लास का ही हो ये नेसेसरी नहीं है।
तो कोई भी होमोजीनियस और ट्रांसपेरेंट मटेरियल का एक पीस ले लीजिए, जो चाहे जितने मन करे उतने सरफेस से बाउंड हो। मान लीजिए मैंने ट्रांसपेरेंट और होमोजीनियस मटेरियल का एक पीस लिया जो कई सरफेस से बाउंड है, और उसका शेप ऐसे हमने बना दिया। चलिए ऐसे बना दिया। अब देखिए ए बी सी डी ई एफ जी। अब ये जो पूरा मटेरियल है, ये अब इसको हम शो नहीं कर पा रहे, ये मान लीजिए मटेरियल है। ये वो मटेरियल है जो ट्रांसपेरेंट और होमोजीनियस है। ट्रांसपेरेंट एंड होमोजीनियस, ठीक है। ये ट्रांसपेरेंट और होमोजीनियस मटेरियल है। ये कई सरफेस से बाउंड है, जैसे एक सरफेस ये AC, एक भी 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7। तो ये एक ट्रांसपेरेंट और होमोजीनियस मटेरियल का पीस है जो 7 सरफेस द्वारा हमने बाउंड दिखाया। हमने कहा प्रिज्म में कितना भी सरफेस ले लो कोई बात नहीं, 7 सरफेस दिखाया। अब मान लो कि एक रे बीम ऑफ लाइट इस सरफेस पे इंसिडेंट हो रही है, तो चूंकि यहाँ के बाद मीडियम बदल रहा है इसलिए रे सीधे तो जाएगी नहीं, अपने पाथ से डेविएट होगी ऐसे। अब फिर यहाँ से भी सीधे नहीं जाएगी, डेविएट हो जाएगी। तो AB वह सरफेस है जिस पे लाइट इंसिडेंट हो रही है, और AC वो सरफेस है जिससे लाइट इमर्ज आउट हो रही है, ठीक है ना। तो मैंने कहा कि किसी ट्रांसपेरेंट और होमोजीनियस मटेरियल का वह पीस जो n सरफेसेस से बाउंड हो, और वो सरफेस जिस पर रे इंसिडेंट हो रही हो, और वह सरफेस जिससे रे बाहर आ रही हो, ये दोनों प्लेन और नॉन पैरेलल होने चाहिए। तो जिस पर इंसिडेंट हो रही है रे AB, यह भी प्लेन है, और जिससे इमर्ज आउट हो रही है यह भी प्लेन है। तो दोनों प्लेन है, और चूंकि दोनों के बीच कुछ एंगल है इसलिए नॉन पैरेलल भी है, इसलिए ये पूरा सिस्टम एक प्रिज्म है। यहां पर आप देख रहे हो कि जो रे हमने प्रिज्म पर भेजा वो ऐसे होती हुई ऐसे निकल गई है। यदि हम प्रिज्म को यहीं से कट कर दें, यहीं से कट कर दें और ये पार्ट निकाल दें, तो क्या रे के रिफ्लेक्शन पर कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए हम इस पार्ट को यदि काट के निकाल देते हैं तो केवल ये पार्ट बचता है, AB और AC, ठीक है। अब इस पर रे आई है, ऐसे रिफ्रैक्ट हुई, ऐसे निकल गई। तो हम जनरली पूरा प्रिज्म कहीं नहीं दिखाते हैं, फिगर में कहीं शो नहीं करते। हम केवल प्रिज्म का वो पार्ट शो करते हैं जिससे रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो मान लीजिए ये सरफेस, इस पर लाइट इंसिडेंट हुई है, और ये सरफेस इससे लाइट इमर्ज हुई है, इसलिए हम यही दोनों सरफेस खासकर शो करेंगे। बाकी प्रिज्म के पार्ट की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए आप कहीं भी देखे होंगे बुक में या कहीं भी, तो प्रिज्म ऐसे ही बनाया गया होता है, ट्रायंगल जैसा। लेकिन ये मत समझना कि ट्रायंगल ही प्रिज्म है, ये प्रिज्म का एक पार्ट है, ठीक। और इसमें केवल हम वही सरफेसेस दिखाए हैं जो रिफ्रैक्शन में रोल प्ले कर रहे हैं, जिनका रिफ्रैक्शन में रोल है, ठीक है ना। और बाकी की कोई, इसका कोई यूज ही नहीं है रिफ्रैक्शन में, इसलिए बाकी सरफेस को दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। अब यहां पर देखिए, जिस सरफेस पे लाइट इंसिडेंट हो रही है यानी AB, और जिस सरफेस से लाइट इमर्ज आउट हो रही है यानी AC, इन्हीं को रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस कहते हैं। यानी यहां नीचे आप लिख सकते हो AB एंड AC आर रिफ्रैक्टेड surface, AB and AC are refracted surfaces जिस पर रे इंसिडेंट हुई और जिससे रे बाहर निकल गई, उन दोनों सरफेस को रिफ्रैक्टेड रे कहते हैं।
तीसरा जो सरफेस बच गया BC को हम प्रिज्म का बेस कहते हैं, ये प्रिज्म का बेस है। तीसरी बात, जो दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस हैं AB और AC, इनके बीच के एंगल को प्रिज्म एंगल कहते हैं, यानी एंगल A इज प्रिज्म एंगल। क्लियर? तो एक बात पहली चीज याद रखिए कि प्रिज्म का वास्तव में कोई सर्टेन शेप साइज नहीं होता, n सरफेसेस से बना हुआ हो सकता है, बशर्ते प्रिज्म का मटेरियल ट्रांसपेरेंट और होमोजीनियस होना चाहिए, और वह सरफेस जिस पे लाइट आ रही है और वो सरफेस जिससे लाइट जा रही है वो दोनों प्लेन होने चाहिए और नॉन पैरेलल होने चाहिए। ये कंडीशन कहीं भी फॉलो होता तो उसको प्रिज्म कह सकते हो। हमने दूसरी बात आपको बताई कि प्रिज्म कहीं भी बनाना हो तो पूरा प्रिज्म नहीं बनाने की जरूरत है, क्योंकि प्रिज्म का कोई भी शेप हो सकता है, चाहे जितने भी सरफेस हो सकते हैं। हम केवल प्रिज्म कभी भी दिखाना हो तो हम केवल प्रिज्म का वही पार्ट दिखाते हैं जो रिफ्रैक्शन में रोल प्ले करता है। ठीक है? तो अब चूंकि देखिए इस सरफेस से लाइट इंसिडेंट हुई और इससे निकली, तो केवल यही पार्ट प्रिज्म का हमने दिखाया है, इसलिए कहीं भी यदि प्रिज्म शो करने की जरूरत हो तो यही पार्ट दिखाइए। उसके बाद मैंने बताया कि जिस सरफेस पे लाइट इंसिडेंट हो रही है और जिससे लाइट इमर्ज हो रही है वही दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस कहलाते हैं। ये सरफेस जो बचा वो बेस हो गया, और रिफ्रैक्टिंग सरफेस के बीच के एंगल को प्रिज्म एंगल कहते हैं। अब यहां मान लीजिए हमने एक आपको प्रिज्म दिया और एक ABC। अब हमने रे बीम ऑफ लाइट इस पे इंसिडेंट किया, वो ऐसे होती हुई ऐसे निकल गई, तो लाइट जिस सरफेस पे इंसिडेंट हुई ये, और ये जिससे बाहर आई ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो गए, और तीसरा जो बच गया वो बेस हो गया, और दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस के बीच का एंगल ये प्रिज्म एंगल भी हो जाएगा। तो इस तरह से याद रखिएगा कि कोई रिफ्रैक्टिंग सरफेस कोई भी सरफेस हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि यही दोनों हो। देखिए यहाँ इसमें ये दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस थे, इसमें ये हो गए। अब मान लीजिए कोई रे बीम ऑफ लाइट हम ऐसे इंसिडेंट किए, वो ऐसे होती हुई ऐसे निकल गई, तब BC और AC रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो जाएंगे, ये बेस हो जाएगा, ये प्रिज्म एंगल हो जाएगा। क्लियर? तो ये प्रिज्म आपको फिगर द्वारा समझाया। अब यदि आप प्रिज्म का डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो बोर्ड पर लिख दे रहे हैं, इसको आप नोट कर लें। हम बोल दे रहे हैं, इसको नोट कर लीजिए। हम बोल दे रहे हैं, इसको नोट। प्रिज्म इज द पीस ऑफ such transparent and homogeneous material. Prism is the piece of such transparent and homogeneous material which is bounded by n surfaces, and the surface on which ray beam of light is incident and the surface from which ray beam of light is emerge out, both are plane and non-parallel. बोथ आर प्लेन एंड नॉन पैरेलल। तो ये प्रिज्म का डेफिनेशन लिख दीजिएगा। डेफिनेशन के बाद ये सारा फिगर बना लेना और प्रिज्म के जो सरफेसेज है उनका नाम लिख लेना। ठीक है ना? इतना आप नोट कर लीजिए। उसके बाद अगली हेडिंग लिखिए। अगली हेडिंग नेक्स्ट, एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन, इसको जनरली हम लोग डेल्टा से डिनोट करते हैं। हालांकि एंगल ऑफ डेविएशन एक एंगल ही है, तो एंगल को तो बहुत सारे सिंबल हैं डिनोट कर सकते हो, थीटा से, अल्फा से, बीटा से, गामा से, जो मर्जी, लेकिन जनरली प्रिज्म एंगल को डेल्टा से ही डिनोट करना हमारे समझ से ठीक है। बहुत सारे राइटर्स इसी से डिनोट किए हैं, इसलिए हम लोग एंगल ऑफ डेविएशन को डेल्टा से डिनोट करेंगे। ठीक है ना? ये हेडिंग हम नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। एक बार फिर रिपीट कर दे रहा हूँ बेटा कि अपीयरेंट डेप्थ और थियरी ऑफ रिवर्सिबिलिटी, जिन बच्चों को दिक्कत थी, जिन्होंने कहा सर रिपीट करिए, तो ये दोनों वीडियो खोज के देख लो। यदि नहीं है आपके पास पहुंचा है तो बोलिए, हम फिर एक बार भेज देंगे।
ठीक। और यदि देखने के बाद भी नहीं समझ में आता हमको बता दीजिए, हम कल के ही वीडियो में इसको एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है ना। थैंक यू।